हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लोक स्टडी पे। तो आज हम 12th क्लास बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट को अच्छे से डिस्कस कर दिया है। उसके सारे फीचर्स बता दिए हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट तक मैंने डिस्कस कर दिए हैं उसमें। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक के बारे में। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो गाइनोशियम होता है। क्लियर। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल और मे हैव मोर देन वन पिस्टल। तो यहाँ बोल रहा है कि गाइनोशियम के पास या तो एक सिंगल पिस्टल हो सकता है या मोर देन वन पिस्टल हो सकता है। अगर सिंगल पिस्टल हुआ तो मोनोकार्पलरी कहा जाएगा, और अगर मोर देन वन पिस्टल हुआ तो वो गाइनोशियम कहलाया जाएगा मल्टी कार्पलरी। क्लियर। अब देखिए एक बार मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे कि ये एक फ्लावर है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो माइंड मत कीजिएगा। ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। यहीं पे हम क्या देखते हैं कि ये हमारी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये वाली। तो इसी को अगर मैं थोड़ा जूम कर दूँ तो ये कुछ ऐसी होती है, ठीक है। ये आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, और इस ओवरी के अंदर होते हैं यहाँ पर आपके ओव्यूल। क्लियर। तो हम अभी इसको पढ़ रहे हैं। अगर ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, कार्पलरी बोलते हैं। अगर ये एक से ज़्यादा है तो मल्टी कार्पलरी कंडीशन होती है, और अगर एक है तो मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है, ठीक है। और इसी को हम गायनोशियम बोलते हैं, क्योंकि देखिए एक से ज़्यादा होगा तब भी गायनोशियम और एक है तब भी गायनोशियम। बेसिकली गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो हम यहाँ पर पिस्टल या कार्पल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आते हैं, मतलब इसके पार्ट होते हैं। अब व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर और मे बी फ्री। मतलब अगर देखिए यहाँ पर एक पिस्टल है तो वो पिस्टल फ्री रहेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पिस्टल है तो वो या तो फ्यूज स्टेट में रहेंगे या एक दूसरे से फ्री स्टेट में रहेंगे। अगर वो फ्यूज्ड हैं एक साथ तो हम उसको बोलेंगे सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो हम उसे बोलेंगे एपोकार्पस। क्लियर। ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर एक पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब मैं यहाँ आपको एक पिस्टल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा एक पिस्टल जिसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये देखिए स्टिग्मा, स्टाइल और यहाँ पर ये इसकी ओवरी। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने आपको दो कंडीशन बोली थी। अगर ये जो पिस्टल है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर पिस्टल है, अगर ये सिंगल है तो हम इसे क्या बोलते हैं, सॉरी सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो ये दो कंडीशन में हो सकती है। या तो ये आपको फ्री कंडीशन में देखने को मिलेंगे, या फिर वो सारे आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो हम उसे बोलेंगे फ्यूज्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर। फ्री थे तो एपोकार्पस, और जब फ्यूज थे तो सिनकार्पस कंडीशन थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिगर नंबर बी मल्टी कार्पलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक सिनकार्पस कंडीशन है, मतलब इसमें कई सारे पिस्टल है जो आपस में फ्यूज्ड हो चुके हैं, ठीक है। और उसी के जस्ट बगल में एक सी स्ट्रक्चर है, ये भी मल्टी कार्पलरी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, बट ये एपोकार्पस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब इसके जितने भी पिस्टल हैं, जितने भी कार्पल्स हैं वो फ्री हैं, आपस में फ्यूज्ड नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए मैंने एक फिगर और ली थी, यहाँ पर फ्लावर के अंदर आप देख सकते हैं ये एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिनीथ द स्टिग्मा। स्टाइल क्या होता है, जैसे कि ये स्टिग्मा है आपका, इस स्टिग्मा के नीचे एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। ये स्टिग्मा है और ये आपका स्टाइल है। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। और जो ये मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी, जो नीचे फूला हुआ पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी। ओवरी के अंदर, जैसे कि अभी मान लीजिए मैं एक ओवरी को जूम करता हूँ तो ओवरी ओवरी के अंदर हमें एक कैविटी देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं ओवरियन कैविटी या लोक्यूल। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। और इस ओवरियन कैविटी के अंदर, इस ओवरियन कैविटी के अंदर हमारा प्लेसेंटा क्या होता है, लोकेटेड होता है, ठीक है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। अब देखिए हमने क्या देखा, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये आपके पास ओवरी है। इस ओवरी के अंदर ये क्या है, प्लेसेंटा है। इसी प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर अराइज हो रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। क्या कह रहे हैं, ओव्यूल। और इसी को हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी वन टू मेनी। अब देखिए एक ओवरी के अंदर, एक ओवरी के अंदर ओव्यूल एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ओव्यूल हमें किस किस मतलब किन किन प्लांट्स के ओवरी में देखने को मिलेगा, तो व्हीट, पेडी और मैंगो, इन सब के अंदर हमें एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है। जबकि कई सारे प्लांट्स जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑर्चिड हो गया, इनके अंदर हमें एक से ज्यादा ओव्यूल देखने को मिलते हैं सिंगल ओवरी के अंदर, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस चीज को पहचानेंगे। देखिए जो ओवरी होती है, जब ओवरी डेवलप हो जाती है, मतलब ओवरी का फेट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, तो ओवरी ही फ्रूट का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। और वहीं दूसरी साइड जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल निर्माण करते हैं सीड का। अब यहाँ ये बोल रहा है कि मतलब एक ओवरी में एक ही ओव्यूल। अब यहाँ पे मैंगो का एग्जांपल लिया है, तो मैंगो तो आप सबने खाया है, ठीक है। तो आप कभी भी देखिए मैंगो के अंदर जो सीड होता है वो सिंगल सीड होता है,
ठीक है, और उसको चारों ओर से कौन कवर करता है? फ्रूट कवर करता है। तो फ्रूट पहले क्या था? ओवरी था, और इसके अंदर कितने सीड है? सिंगल सीड है, तो वो ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल वाली कंडीशन सेटिस्फाई होते देखती है मैंगो के अंदर, वीट के अंदर और पेडी के अंदर। अब वहीं पे अगर आप वाटरमेलन देखें तो वाटरमेलन को कभी भी आपने खाया होगा तो वाटरमेलन के अंदर एक से ज्यादा बीज होते हैं, और जो पूरा वाटरमेलन होता है वो फ्रूट होता है, ठीक है, मतलब वो एक ओवरी को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो एक से ज्यादा ओव्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए मैंने एक फिगर दे रखा है। देखिए ये आपके पास जो ये वाली फिगर है, ये जो फिगर है इसकी बात कर रहा हूँ, ये फीमेल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है गाइनोशियम। ये देखिए स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट, स्टाइल लॉन्गिट्यूड लॉन्ग पार्ट, और ये फिलामेंट, सॉरी फिलामेंट तो अंतर का पार्ट हो गया। और ये देखिए ये है ओवरी, ओवरी को जूम कर रखा है, ओवरी के अंदर ही आप देखिए ओव्यूल्स हैं, है कि नहीं? ओवरी के अंदर ही क्या है? ओव्यूल्स हैं। वहीं दूसरी साइड हमें यहाँ पर एंथर, ये फिलामेंट किसका पार्ट है? स्टेमेन का, और ये एंथर भी स्टेमेन का पार्ट है। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। चलिए, तो हमने फिगर समझ ली। अब मेगास्पोरेंजियम को देख लेते हैं। मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल। तो ओव्यूल का टेक्निकल नेम क्या है? मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। तो देखिए जो आपका ओव्यूल होता है वो ओव्यूल जैसे फ्यूनिकल है, इस फ्यूनिकल से, फ्यूनिकल किसके अंदर होता है? ओवेरियन कैविटी के अंदर, यानी कि ओवरी के अंदर। इस फ्यूनिकल से ये आपका ओव्यूल जुड़ा हुआ है, लेकिन किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? इस स्टॉक के थ्रू जुड़ा हुआ है। इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? इस स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, देखिए ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, और यहाँ ये रहा आपका ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल है। अब ये ओव्यूल इस प्लेसेंटा से इस स्टॉक के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो इस स्टॉक का क्या नाम है? इसी स्टॉक को हम कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। अब देखिए ये आपका फ्यूनिकल था, अब ये फ्यूनिकल से बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज करती है किसी एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। वो हाइलम कौन सा रीजन होता है? हाइलम वो रीजन होता है जहां पर ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज्ड। क्या हो जाते हैं? फ्यूज, ठीक है। थस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो इसीलिए हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है? उस जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में है। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवलप। हर एक ओव्यूल में एक से ज्यादा प्रोटेक्टिव एनवलप होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। अब देखिए इंटेग्यूमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो इसका फेट क्या है? देखिए जब ओव्यूल सीड का निर्माण करते हैं तो कभी भी आप किसी, जैसे मान लीजिए आपने कभी दाल खाई हो, तो जब दाल निकाली जाती है, जब रो होती है, दाल एकदम कच्ची होती है, वैसे मार्केट में तो आपने सुना होगा छिलके वाली दाल, तो वो छिलका क्या होता है? एक्चुअल में वो जो छिलका होता है दाल के ऊपर, या फिर चना ले लीजिए, चने के ऊपर जो छिलका होता है वो छिलका रिप्रेजेंट करता है इंटेग्यूमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटेग्यूमेंट को, आवरण को। क्लियर? तो ओव्यूल के ऊपर जो एनवलप होते हैं वो इंटेग्यूमेंट होते हैं, और इन्हीं का फेट क्या होता है? कवरिंग ऑफ द सीड। सीड के कवर का निर्माण ये इंटेग्यूमेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर लिया है, किसका है ये ओव्यूल का फिगर है। तो देखिए ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक ऐसे आ रही होगी, ठीक है, ये स्टॉक ऐसे आ रही होगी, इसी को हमने क्या बोला? फ्यूनिकल बोला, ठीक है। फिर हमने बोला कि हमारे पास ये जो हाइलम वाला पॉइंट है, ये हाइलम क्या है? हाइलम इज द जंक्शन। हाइलम क्या है? एक जंक्शन है जहां पर बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी जो है इस फ्यूनिकल से क्या कर रही है? फ्यूज हो रही है। तो वो जंक्शन क्या कहलाया आपका? हाइलम। क्या कहलाया? हाइलम। क्लियर? अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोपाइलर पोल है, माइक्रोपाइल भी कह रहे हैं। और ये देखिए मैंने बोला दो लेयर होती है, दो कवरिंग होती है, एक आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। इनर इंटेगुमेंट के अंदर हमें न्यूसेलस देखने को मिल रहा है, और न्यूसेलस चारों ओर से किसको घेर रहा है? एम्ब्रियोसेक को घेर रहा है। किसको घेर रहा है? एम्ब्रियोसेक को घेर रहा है। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में एक एंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं चलाजा पोल। क्या कहते हैं? चलाजा पोल, ठीक है। इंटेंग्यूमेंट इन सर्कल द न्यूक्लियस। देखिए आगे वही पॉइंट, जो इंटेंग्यूमेंट होते हैं वो इनसर्कल करते हैं, घेरते हैं किसको? न्यूसेलस को। किसको? न्यूसेलस को। एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। कहां पर नहीं घेरते न्यूसेलस को? वो एक टिप, एक पॉइंट पर नहीं घेरते जहां पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, और उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इनक्लोज विद इन द इंटेंग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। इंटेंग्यूमेंट जिस मास ऑफ सेल को घेरती है या कवर करती है उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। सेल ऑफ न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। और न्यूसेलस में क्या होता है? न्यूसेलस के अंदर अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए न्यूसेलस किसको घेर रहा है चारों ओर से? एम्ब्रियोसेक को। तो एम्ब्रियोसेक को नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम होता है न्यूसेलस का, इसीलिए ये अबंडेंट रिजर्व फूड का सोर्स होता है। अब लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियोसेक। देखिए मैंने बोला ना कि एम्ब्रियोसेक को चारों ओर से, फीमेल गैमेटोफाइट को चारों ओर से कौन घेर रहा है? न्यूसेलस घेर रहा है। तो लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियोसेक, और इसीलिए न्यूसेलस एक रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है, क्योंकि उसे एम्ब्रियोसेक को नरिश करना है। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियोसेक फाउंड फ्रॉम अ मेगास्पोर। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि ओव्यूल के अंदर जनरली हमें एक ही एम्ब्रियोसेक देखने को मिलता है जो कि मेगास्पोर से बनता है। तो चलिए अब हम जो ये एम्ब्रियोसेक बन रहा है इसको समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो मेगास्पोर ये कैसे बना इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस, अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये किससे फॉर्म होती है? फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। मेगास्पोर मदर सेल किसको बनाती है? मेगास्पोर्स को बनाती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर?
ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। ओव्यूल्स जनरली किसमें डिफरेंशिएट करते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट कर जाते हैं इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। ठीक है, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल एक बड़ी सेल होती है जिसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एमएमसी, अब देखिए एमएमसी से चार मेगा स्पोर मदर, एक मेगा स्पोर मदर सेल से चार मेगा स्पोर बनने हैं, तो ये किस में जाएगा? मियोसिस में। क्योंकि देखो अगर माइटोसिस होता है तो एक सेल से दो सेल बनती, मियोसिस होगा तो एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? चार सेल बनेंगी। कितनी सेल बनेंगी? चार सेल बनेंगी। तो यहां पर बोला गया है कि यहां पर एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। क्लियर? मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे जब मियोसिस होगा मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक है, अब यहां देखिए मैंने एक फिगर ले रखी है जिससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये देखिए, ये ओव्यूल है। अब ओव्यूल के अंदर क्या है? मेगास्पोर मदर सेल आपको दिख रही है। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है? डिप्लॉइड, यानी कि 2n कंडीशन होती है। क्लियर? अब इसमें होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 1 हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो सेल बन रही है, लेकिन वो अभी अलग नहीं हुई है, सेपरेट नहीं हुई है। फिर जब मियोसिस सेकंड हुआ तो चार सेल बन गई, वो भी अभी सेपरेट नहीं हुई है। लेकिन आप नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ हैप्लॉइड डॉटर सेल। हैप्लॉइड डॉटर सेल मतलब 2n से n कंडीशन आ गई है, 2n से n कंडीशन आ गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये जो आपकी तीन सेल है वो डिजनरेट कर जाएंगी, खत्म हो जाएगी, और सिर्फ एक सेल बचेगी जो कि फर्दर ग्रो करेगी, और वो सिंगल मेगास्पोर ही आगे जाके माइटोसिस करेगा। ठीक है, माइटोसिस से क्या होगा? दो, अब देखिए माइटोसिस जब होगा तो माइटोसिस के तुरंत बाद याद रखना आपको कि माइटोसिस के तुरंत बाद सेल अलग नहीं होगी, दो सेल नहीं बनेगी, बस न्यूकैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियर डिवीजन शो होगा, साइटोकाइनेसिस यहाँ पर अभी नहीं होगा। ठीक है, तो माइटोसिस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन गए, अगेन यहाँ माइटोसिस 1, अब माइटोसिस 2 हुआ, मतलब सेकंड माइटोसिस हुआ तो 2 से 4 न्यूक्लियस बन गए, थर्ड माइटोसिस हुआ तो 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए। जब तीन बार माइटोसिस के बाद क्या होता है? 8 न्यूक्लियस जब बन जाते हैं तो ये आठों न्यूक्लियस अपने आप को इस मेगा स्पोर मदर सेल में या मेगा गेमेटोफाइट के अंदर अपने आप को अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद क्या होता है? ये एक एम्ब्रियोसेक कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्ब्रियोसेक कहलाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर थ्री डिजेनरेट। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर, चार मेगास्पोर बने थे, उनमें से एक मेगास्पोर क्या होगा? फंक्शनल होगा, जबकि जो बचे हुए तीन होंगे वो डीजनरेट कर जाएंगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट मतलब केवल फंक्शनल मेगास्पोर ही फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, बदलेगा। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं हम इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। The nucleus of the functional megaspore divided mitotically to form two nuclei which move to the opposite pole forming the two nucleated embryosac। अब देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करें जो बात लिखी हुई है, इसमें ये लिखा हुआ था कि चार मेगास्पोर बने थे, ये रहे वो चारों मेगास्पोर, जिसमें से तीन क्या कर गए? डिजनरेट कर गए, बचा एक, वो एक आगे क्या कर रहा है? डेवलपमेंट कर रहा है, वही एक आगे डेवलप हो रहा है एम्ब्रियोसेक में, है ना। तो देखिए फर्स्ट इसमें न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनाया और डाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई इस पर्टिकुलर मेगास्पोर में। Two more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleated and later 8 nucleated stages of the embryo sac। कहने का मतलब देखिए ये एक न्यूक्लियस था, इसमें डिवीजन हुआ, दो बन गए। ठीक है, डाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई। अब इन दोनों में फर्दर डिवीजन हुआ तो यहाँ से दो से अब चार बन गए, तो 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई। अब इन चारों में होगा तो कौन सी स्टेज आ जाएगी? फिर आ जाएगी आपकी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो sac। It is of interest to know that these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by the cell wall formation। कहने का मतलब है कि ये जो माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद तुरंत ही सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही, केवल और केवल यहाँ पर हमें कैरियोकाइनेसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस जब हो जाता है, जब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं तो उस जो नए बने न्यूक्लियस है उसके चारों ओर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। After 8 nucleated stage, cell wall are laid down leading to the organization of the typical female gametophyte और embryosac। जब 8 nucleated stage आ जाती है तब जाके कहीं सेल वॉल फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के अराउंड और ऑर्गेनाइजेशन होता है एक फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक का। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियोसेक। अब देखिए एम्ब्रियोसेक के अंदर, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं एक एम्ब्रियोसेक बना रहा हूँ, ये बन गया, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एम्ब्रियोसेक बना दिया। अब इसमें क्या होता है? हमारे पास 8 न्यूक्लियस है, वो कैसे अरेंज होंगे ये देखिए। ठीक है, ये मैंने क्या बना, देखिए ये जो है ये है एंटीपोडल सेल। क्या है? एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। ये क्या है? सेंट्रल न्यूक्लियाई। क्या है? सेंट्रल न्यूक्लियाई। ये क्या है? ये है आपके सिनर्जिड। क्या है? सिनर्जिड सेल। और ये जो है ये है एग सेल। ये क्या है? ये है एग सेल। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आठों के आठों जो न्यूक्लियस हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं एम्ब्रियोसेक में। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल समझ रहे हैं इनसाइड द एम्ब्रियोसेक। देखिए 6 of 8 न्यूक्लियाई,
8 में से जो 6 न्यूक्लियाई है सराउंडेड बाय सेल वॉल्स, मतलब कि 8 न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, जबकि 2 अभी भी सेल वॉल फॉर्मेशन उनके चारों ओर नहीं हुई है 2 के पास। एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल्स द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, और उन्हें ही जिन्हें मैंने सेंट्रल सेल न्यूक्लिया बोला था वो एक्चुअल में क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे। आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। देखिए जो मैंने ये एम्ब्रियो की सेल बनाई थी ये एक्चुअल में लार्ज सेंट्रल सेल है। ये जो 2 फ्री न्यूक्लियस थे जिनके चारों ओर कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई, इसी को हमने बोला था पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर। और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रिमेनिंग 6 है इन 6 के अराउंड क्या हो गया, सेल वॉल फॉर्म हो चुकी है। क्लियर। देयर इज कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियोसेक। अब एम्ब्रियोसेक के अंदर हमें सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर, 3 सेल्स आपस में ग्रुप्ड कर जाती है माइक्रोपाइलर एंड पे और बनाती हैं एग एपरेटस। तो ध्यान रखना एग एपरेटस कहाँ पाया जाता है, माइक्रोपाइलर एंड पे एग एपरेटस पाया जाता है। द एग एपरेटस स्टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड। अब एग एपरेटस में क्या होता है, एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड सेल होती है और एक एग सेल होती है। The synergid have special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid। अब जो synergid सेल होती है, जैसे कि ये देखिए मैं synergid सेल बना देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये synergid सेल मैंने बनाई, सिर्फ synergid सेल बना रहा हूँ। अब यहाँ synergid सेल के ना बेस पे एक पर्टिकुलर थिकनेस से देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस या फिलीफॉर्म सेल, कुछ भी समझ लीजिए, फिलीफॉर्म है ये। अब ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये क्या करता है, गाइड करता है, किसको गाइड करता है, पोलन ट्यूब को। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो उससे एक पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, वही पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर जाती है और ओव्यूल में एंटर करती है, और ओव्यूल के अंदर ही हमारा एम्ब्रियोसेक होता है। तो एम्ब्रियोसेक में कहाँ से एंटर करती है, सिनर्जिड की साइड से एंटर करती है। क्यों, क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस उसे गाइड करता है। क्लियर। Synergid cell have special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. 3 cell at the देखिए माइक्रोपाइलर एंड पे तो आपके सिनर्जिड है, एग सेल है, एग एपरेटस है। सिनर्जिड के अंदर फिलिफॉर्म एपरेटस है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड कर रही है, ठीक है, एंट्री के लिए। अब बचा चलाजल एंड, तो चलाजल एंड पे आपकी 3 सेल ऑर्गेनाइज होती है जिन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडाल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडाल सेल, ठीक है। और लार्ज सेंट्रल सेल यानी कि जो एम्ब्रियोसेक था वो लार्ज सेंट्रल सेल था, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये 8 के 8 न्यूक्लियाई का हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जिसमें से 6 जो है सेल वॉल फॉर्म कर लेती है, सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और 2 फ्री न्यूक्लियाई की कंडीशन में रहती है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसीलिए एक सेंट्रल सेल के अंदर यानी कि एक एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होता है कंडीशन, तो देखिए ये मैंने बनाया एंटीपोडाल, ये मैंने बनाया सिनर्जिड, ये मैंने बनाया एग सेल, ये मैंने बनाया पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो टोटल कितने न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सेल काउंट करें, ये तो फ्री न्यूक्लियाई हैं दोनों, ठीक है। तो 1 2 3 सेल ये हो गई, 1 2 3 सेल ये हो गई, और एक 7वीं सेल ये जो एम्ब्रियोसेक है, जो सेंट्रल सेल है, 7वीं सेल हो गई। तो टोटल क्या कंडीशन आ गई, टोटल कंडीशन आ गई 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड कंडीशन होती है एक एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोसेक में। तो ये आपको नहीं भूलना है कि 8 न्यूक्लिएटेड इन 7 सेल्ड स्टेज हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोसेक में देखने को मिलती है। इसी के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने एनसीईआरटी का एक फिगर उठाया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने पहले माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट दिखाया हुआ है, जैसे कि न्यूसेलस है, माइक्रोपाइलर एंड ये रहा, ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल है न्यूसेलस के अंदर ही। ये मेगास्पोर मदर सेल फिर माइक्रोस्पोर बनाती है, ठीक है। ये मेगास्पोर डायड बनता है, फिर मेगास्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है। और होता क्या है कि यहाँ पर 3 सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक ही मेगास्पोर बचती है, वही मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाती है, आपके एम्ब्रियोसेक को बनाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए डाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन, टेट्रान्यूक्लिएटेड कंडीशन, फिर 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है, ठीक है। फिर जैसे ही 8 न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई तो सिनर्जिड का फॉर्मेशन हुआ, एग सेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर एंटीपोडाल सेल का फॉर्मेशन हुआ, पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो मेन सेल है इसी को हम कहते हैं सेंट्रल सेल। क्लियर। फिर जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हमें ये एक एम्ब्रियोसेक ऐसा दिखाई देने को, मतलब ऐसा दिखाई देता है, जिसमें चलाजल एंड होता है, चलाजल एंड पे एंटीपोडाल, माइक्रोपाइलर एंड पे आपके क्या, एग एपरेटस, ये पूरा एग एपरेटस है ये, जिसके अंदर क्या है, सिनर्जिड है और एग सेल है, और सिनर्जिड के अंदर ये आप एक थिकनिंग देख सकते हैं, इसे बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। क्लियर। और ये आपकी सेंट्रल सेल, ये आपकी सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल के अंदर ही 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने जो ए फिगर थी, जो ए फिगर थी, ए फिगर में हमने देखा पार्ट ऑफ द ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, अ डायड एंड टेट्राड मेगास्पोर, ठीक है। बी फिगर में हमने क्या देखा, 2 4 एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियोसेक एंड अ मैच्योर एम्ब्रियोसेक। सी फिगर में, यानी कि सी फिगर में हमने क्या देखा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोसेक। क्लियर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली लेक्चर में हम पॉलिनेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।